right, students. So welcome back to class 12th का chapter number 5 and that is chapter name is coordination compounds, complex compounds. अल्फ्रेड वर्नर से शुरू की गई कहानी अब वो डेवलप हो चुकी है. अब हमें पता है कि वीबीटी में क्या हो रहा है. लास्ट क्लास में हमने वीबीटी और सीएफटी के डिफरेंस के फॉर्म में आपको चीजें दिखाई थी कि वीबीटी क्या बोल रहा है, सीएफटी क्या बोल रहा है. एंड देन फाइनली वी एंडेड द क्लास एट हाउ द बॉन्ड इज फॉर्मिंग थ्रू वीबीटी. आज का जो क्लास है वो हम पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग लेंगे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू सीएफटी. ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग दैट यू विल गेट इज बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू CFT. अगेन दो कोऑर्डिनेशन नंबर पे काम करेंगे. कौन से हैं वो दो कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 and 6. उसमें भी 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, वी नो, भले वो sp3d2 हो या d2sp3 हो, लेकिन 4 में दो अलग ज्योमेट्रीज हैं. कौन कौन से? टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेन. CFT at your 12th standard level, may it be competitive, may it be board, आपका स्क्वायर प्लेनर CFT सिलेबस में नहीं है. तो हम दो ज्योमेट्रीज पे ही काम करेंगे CFT. एक है ऑक्टाहेड्रल और दूसरी है टेट्राहेड्रल. इज दिस क्लियर बच्चा? कहानी समझ में आ रही है? तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड द ज्योमेट्री ओवर हियर विल बी ऑक्टाहेड्रल. एकदम आराम से समझना, क्योंकि ये लेक्चर पूरा धीरे धीरे डेवलप होगा और लास्ट में मैं आपको इस पूरे चीज के क्वेश्चंस बताऊंगा कि देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब कितने लोगों को याद है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी दिखती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो? 4 इन द प्लेन एंड एक ऊपर और एक, ऐसा कुछ दिखता है क्या? ऐसा कुछ दिखता है क्या? ये चार देखो एक प्लेन में आ गए, एक प्लेन में आ गए ये चार, और ये एक ऊपर जाता हुआ और एक ये नीचे जाता. अब बच्चा देखो ध्यान से समझना, प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर. तो अगर मैं उसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस. मेटल एटम ओवर हियर, लिगेंड 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 लिगेंड, एक ऊपर और एक नीचे. सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्रीज होते हैं. अब बच्चा देखो, अगर ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मेरा, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा रिप्रेजेंट करूं, तो क्या ये मेरा वाई एक्सिस हो गया? बोलो हाँ ना, बोलो. क्या ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया? यस और नो. और क्या ये मेरे जेड एक्सिस की बात हो गई? तो डू यू अंडरस्टैंड कि आपके जो लिगेंड्स हैं वो वाई, एक्स और जेड, अगर आप देखो तो लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4, लिगेंड 5 and ligand 6. Do you understand? In octahedral geometry, in this geometry, ligands approach, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ligands approach along the coordinate एक्सिस. पहले ये लाइन को क्लियर करो तो ये जो स्प्लिटिंग है आपको समझ में आएगा. दिख रहा है ये? तो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहे हैं. अब ये आ रहे हैं तो डी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं. बोलो हाँ ना. अच्छा, तो डी ऑर्बिटल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. बोलो वो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? जल्दी से बताओ. वेरी गुड. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी. कितने लोगों को ये याद आ रहा है कि ये वो दो डी ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स एक्सिस पे लाई करते हैं? यस. और ये वो 3 ऑर्बिटल हैं जिनके लोब्स इन द प्लेन लाई करते हैं. तो अगर मैं एक एक डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा कौन सा डी ऑर्बिटल है? बताओ. वेरी गुड. ये मेरा कौन सा डी ऑर्बिटल है? और ये मेरा कौन सा डी ऑर्बिटल होगा?
तीनों में से कोई भी हो सकता है सर। आप बताओ एक्सिस कौन से हैं? तो सर अगर आपने एक्स वाई एक्सिस के अलोंग बनाया है तो ये डी एक्स वाई है। सर अगर एक्स जेड बनाया है तो ये एक्स जेड है, और अगर वाई जेड बनाया है तो सर वाई जेड है। ये कहानी समझ में आ रही है? अब मेरे प्यारे दोस्त, आपके ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनको हमने ये देख लिया और इनको हमने समझ लिया है, और इनको जब समझ लिया है तो हमारे लिए कहानी जो है वो आसान होती चली जाएगी। अब सोचो, थिंक अबाउट इट, कि मैं अप्रोच कर रहा हूं, आई एम अप्रोचिंग अ पर्सन, राइट? विल आई अप्रोच अलोंग सम लाइन? नाउ व्हाइल आई एम अप्रोचिंग दैट पर्सन, तो मुझे बताओ कि उसके बाजू वाला जो पर्सन है वो रिलैक्स हो जाएगा? देयर इज अ पर्सन ओवर हियर, राइट? राइट, ये है यहां पर, और देयर इज अ पर्सन ओवर हियर। अब मुझे मारना दोनों को है, मुझे मारना दोनों को है, बट क्या एक साथ मार सकता हूं? नहीं। मैं एक टाइम पे किसी एक को ही मार सकता हूं ना थप्पड़, किसी एक टाइम पे एक को ही मार सकता हूं। तो मान लो मैं ये वाले बंदे को मारने गया, तो जब मैं ये वाले बंदे को मारने जा रहा हूं तो क्या ये बंदा विल बी मोर एक्साइटेड कंपेयर टू दिस? क्योंकि मैं इसको मारने आ रहा हूं तो ये एक्टिव हो जाएगा, भाई हाथ इधर से आ रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। In this geometry, ligands approach along the coordinate axis. Therefore, बाबा ध्यान से सुनना, therefore dx square minus y square and dz square interact directly with the ligand field एनर्जी। यहां से मेरे साथ लिखेंगे आप प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 octahedral ज्योमेट्री, बिकॉज द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाजू में ये डायग्राम बना सकते हो फॉर योर रेफरेंस। देयरफॉर कौन से ऑर्बिटल थे जो एक्सिस के ऊपर थे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाएंगे ना लिगेंड के, तो dx square minus y square and dz square interact directly with the ligand field energy, and hence the energy of these orbitals increases from the average value, whereas the energy of dxy, dyz and dxz decreases from the average value. फिर मैं इसका स्प्लिटिंग का डायग्राम दिखा रहा हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो, ये कोई पूछने नहीं वाला ये पैराग्राफ लिखने के लिए, नो वन। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू टू राइट दिस इन योर नोट्स इज बिकॉज जब ये लिखा होता है तो वो स्प्लिटिंग समझ में आता है कि अच्छा, वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर सर ने ऊपर बनाया है, एंड वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड सर ने नीचे बनाया है स्प्लिटिंग के अंदर। आर यू विद मी बच्चा? यहां तक हो आप मेरे साथ? क्लियर है? जैसे ये क्लियर होगा उसके बाद हम करेंगे स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इज दिस क्लियर? डन? स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, इसको CN ही लिख दो ना। That is octahedral geometry. Now stay here. Everyone here. Everyone on the board. Splitting समझना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे दोस्त, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। बात मान लो मेरी। क्या ये 5 d ऑर्बिटल्स थे? इन 5 d ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हुआ? ध्यान से देखना। जब लिगेंड्स ने इनको अप्रोच किया तो ये 5 d ऑर्बिटल्स एक हायर एनर्जी लेवल पे गए। अभी भी इनका डीजनरेसी लॉस्ट नहीं हुआ है।
आप सोचो मैं अप्रोच कर रहा हूं, अभी जस्ट अप्रोच कर रहा हूं तो ये बंदा एक्साइट हो गया कि अच्छा हाँ सर आ रहे हैं यार, रेडी हो जाए, थप्पड़ मारेगा मैं ब्लॉक कर लूंगा. That's where the splitting happens when the थप्पड़ comes in. Are you getting my point? जब तक हाथ नहीं उठा रहा हूं तब तक वो सिर्फ एक्साइटेड है. दिस इज दैट हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल जहां तक आपका डीजेनरेसी लूज नहीं होता है बट डी ऑर्बिटल एक्साइट हो गए हैं. इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर. मेरे साथ बोलो क्या बोलते हैं. अब इस बैरी सेंटर के आने के बाद जब लिगेंड्स और पास आए, ध्यान से देखना, ये बैरी सेंटर मेरा एवरेज एनर्जी हो गया, जो मैं बोल रहा था एवरेज एनर्जी. इस एवरेज एनर्जी को क्या माना गया, इस एवरेज एनर्जी को जीरो वैल्यू माना गया. जीरो, कि इस जीरो से अब कौन से लोग हैं जो हायर एनर्जी पे जाएंगे और कौन से लोग हैं जो लोअर. अब लिगेंड्स ने अप्रोच किया, अलोंग द एक्सिस अप्रोच किया, तो आपका मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में गए, इसीलिए उनको ज्यादा रिपल्शन फील हुआ, और ज्यादा रिपल्शन फील हुआ तो इनकी एनर्जी ज्यादा एक्साइट हो गई. बोलो कहानी समझ में आई. क्या इस सेट को EG सेट बोला गया है? ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. यस और नो. क्या फुल फॉर्म होता है? इक्वली डीजेनरेटेड. क्या बोलते हैं इसको? आप देखो, इधर देखो, तो बाकी के तीन कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे. बाकी के तीन नीचे गए, बाकी के तीन नीचे गए. कौन कौन? dxy, dyz, dxz. क्या ये पूरे कॉम्बिनेशन को T2G बोला जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेटेड. क्या बोलते हैं? ट्रिपली डीजेनरेटेड. तीन ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेटेड है इक्वल एनर्जी लेवल पे, दो ऑर्बिटल्स जो इक्वल एनर्जी लेवल पे. क्वेश्चन है ये यहां से कितना ऊपर जाएंगे एनर्जी वाइज, और ये यहां से कितना नीचे आएंगे. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि पहले अगर एवरेज एनर्जी जीरो थी तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी एवरेज एनर्जी जीरो ही रहनी चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट और क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हाँ, ये आपने अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन आप बच्चा भूल गए कि ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 6 नहीं है. अगर ये 3-3 में डिवाइड होते तो इक्वल डिवीजन था, बट ये तो 2 और 3 में डिवाइड हो रहे हैं. तो बच्चा देखो, ये जो 2 वाले हैं ना, ये +0.6 से ऊपर जाएंगे, और जो 3 वाले हैं ना, वो -0.4 से नीचे जाएंगे. और देखो, ये मैं नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है. बोलो क्या ये 2 +0.6 से ऊपर गए? तो 2 × 0.6, क्या ये वैल्यू +1.2 आएगी? ईच ऑर्बिटल 0.6 से ऊपर जाएगा ना. और क्या ये 3 लोग 0.4 से नीचे गए? तो क्या 3 × 0.4 विद अ माइनस, तो क्या ये -1.2 हो जाएगा? बाला दोनों को ऐड करके ये वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है? ओए 0 समझ में आया? ले बोल, 0 समझ में आया? ये 0 ही इंपॉर्टेंट है. अब कोई नहीं पूछने वाला प्रूव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं. बट मेरा बच्चा एकदम क्लियर होना चाहिए कि यार ये कॉन्सेप्चुअल है, ये ऐसे नहीं है कि रट्टा मार लो +0.6 -0.4. भाई 3 वाले 0.4 क्यों जाते हैं? क्योंकि वो 3 में डिवाइड हो रही है एनर्जी, तो ऑब्वियसली कम होगी ना एनर्जी वो, और ये 2 में डिवाइड हो रही है तो ज्यादा होगी. आर यू विद मी? हाँ. अब बच्चा देखो, जब ये लीगेंड आए तो इनके पास एक फोर्स ऑफ रिपल्शन था. मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लीगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन की एनर्जी. हाईली अनस्टेबल हो रहा था कॉम्प्लेक्स. इसी को स्टेबल करने के लिए डी ऑर्बिटल्स ने अपनी एनर्जी को स्प्लिट किया. अब जब वो स्प्लिट किया तो मेरे बच्चे, वो स्प्लिटिंग करने में उन्होंने एनर्जी रिलीज की. एंड मेरे प्यारे दोस्त, इसी रिलीज्ड एनर्जी को बोला जाता है CFSE. क्या बोला जाता है उसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर कुछ कुछ बुक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये करने पे वो स्टेबलाइज हो रहे हैं. ये करने पे वो क्या हो रहे हैं? स्टेबलाइज हो रहे हैं. क्या ये कहानी समझ में आ रही है?
तो CFSE का फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं. दिस इज क्रिस्टल, दिस इज फील्ड, दिस इज या तो स्प्लिटिंग और या फिर स्टेबलाइजेशन, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो. एंड दिस ओवर हियर इज एनर्जी. इसकी डेफिनेशन भी अभी लिखेंगे, बट पहले फुल फॉर्म समझो. अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, तो ये जो डिफरेंस है ना मेरे बच्चे, ये डिफरेंस को यहां पर डेल्टा और उसके सबस्क्रिप्ट में ओ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया. सो दिस क्रिस्टल फील्ड splitting energy या stabilization energy arises due to 6 ligands. That is why this is known as delta O. Why delta? Because it is the difference between the energies of d orbitals. इसीलिए डेल्टा से रिप्रेजेंट किया. डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है. और O क्यों आया? Why O? आप जाग नहीं रहे हैं. O over here represents octahedral. ये 0 है, वो पता है अपने को. बट डेल्टा ओ रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑक्टाहेड्रल. ऐसे ये स्प्लिटिंग जब टेट्राहेड्रल में करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? डेल्टा टी. और देखो ये रिप्रेजेंटेशन से एग्जामिनर खेल देगा आपके दिमाग के साथ. भाई ऐसे मत करो यार, तुम मेरे साथ अटेंटिव रहो. हो आप मेरे साथ, यहां पर आएगा मजा. अभी मजा आएगा, ध्यान से देखना. ऐसे ही 6 दूसरे लिगेंड्स अप्रोच किए इन डी ऑर्बिटल्स को. डिफरेंस देखना स्प्लिटिंग में क्या हुआ कि ये भाई साहब वापस यहां से ऊपर गए. कौन से सेंटर तक? बैरी सेंटर. कौन सा सेंटर? अब देखो यहां पर क्या हुआ. यहां पर वापस ये हमारा बैरी सेंटर वैल्यू, एनर्जी वैल्यू 0. ये गया ऊपर लैबोल, ये गया ऊपर और ये गया नीचे. आंसू थयू. भैया कितना टाइम्स नीचे जाएगा? 0.4 टाइम्स. कितना टाइम्स ऊपर जाएगा? +0.6 टाइम्स. किसका? तो डेल्टा ओ का 0.6 ऊपर, डेल्टा ओ का 0.4 नीचे. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों डायग्राम्स में कोई डिफरेंस है? यहां पर भी T2G नीचे है, यहां पर भी EG ऊपर है, यहां पर भी EG ऊपर, T2G नीचे. यस, एक्सीलेंट. तो भैया डेल्टा O का डिफरेंस है. अब देखो यहां पर डेल्टा ज्यादा था, यहां पर वो डेल्टा कम हो गया है. और जब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम रिलीज होगी तो ऐसे केसेस में आपका लिगेंड क्या बन जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड. तो ये वीक फील्ड लिगेंड का डायग्राम हो गया. और जब ये एनर्जी ज्यादा होगी तो आपका लिगेंड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो ऐसे करते करते सारे लिगेंड्स के कॉम्प्लेक्सेस को बनाया गया इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6. देखो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से नहीं पता किया जा सकता है. उसका कारण है कि वो 4 ही लिगेंड है. तो वो 4 लिगेंड मिलके इतनी एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक बने. 6 लोग सोचो ना, 6 मंजोत सर अप्रोच कर रहे हैं. 6 मंजोत सर अप्रोचिंग. बच्चा बोलता है एक हैंडल नहीं हो रहा, 6 को कैसे हैंडल करेंगे हम? यू गेट माई पॉइंट. सो 6 मंजोत सर अप्रोचिंग. व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी टू accommodize those 6 Manjot sirs? What is going to be the strategy? You are going to split the farthest apart so that मेरी वो जो एनर्जी है, 6 मंजोत सर की जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा स्प्लिट हो जाए कि फिर वो स्टेबलाइज फील करे. लेकिन मान लो यही यहां पर एक वीक से सर होते जिनका बेसिकली पढ़ाने का तरीका इज ओल्ड वे. इज दिस क्लियर? तो आप वहां पर आप देखोगे जो ओल्ड प्रोफेसर्स हैं
उनकी आवाज जो होती है वो बेसिकली ऐसे थोड़ी धीमी होती है, बिकॉज दे हैव बीन बिल्ट अप इन दैट एरा जहां पर धीरे बोलने से भी हो जाता था। तो अब वो वैसे 6 लोग आ रहे हैं आपके पास, तो आप बोलोगे यार थोड़ा थोड़ा स्प्लिट हो जाओ यार, कोई नहीं, बिकॉज उनकी एनर्जी इतनी हाई नहीं है कि आपको इतना ज्यादा स्प्लिट करना पड़े टू अकोमोडाइज देम। सेम यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहां पर वीक फील्ड। तो ऐसे करते करते हमने लिगेंड्स का एक सीरीज ही बना डाला, और उस सीरीज में हमको पता चलता है कि कौन सा लिगेंड किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रांग है और किसके रिस्पेक्ट में वीक है। यस और देखो मैं आपको बोल देता हूं, याद करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर एक सब्जेक्ट में याद करने के लिए होती हैं। व्हाट विल यू डू इन दैट केस? सॉफ्ट बोर्ड का यूज करो, और सॉफ्ट बोर्ड पे वो तब तक ही होनी चाहिए जब तक वो आपके दिमाग में सेटल नहीं हो जा रही है। फिर निकाल दो उसको, फिर रहने मत दो, निकाल दो, और मोस्ट क्रूशियल जगह पे रखो उसको। मोस्ट क्रूशियल जगह, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल जगह? जहां आप हर रोज नजर डालते ही डालते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर रोज तैयार होने के लिए हम मिरर तो देखते ही हैं, मिरर पे लगा दो, 2 हफ्ते के लिए लगा दो, मिरर पे लगा दो, जो बहुत क्रूश, मिरर पे लगा दो रोज, जब तक आप रेडी हो रहे हो उसके ऊपर नजर जा रही है। दैट्स स्मॉल चेंज दैट यू कैन डू, जिससे आपके लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप देखना कई बार ऐसा होगा फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, पूरा चैप्टर अच्छे से हो रहा है, बस एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहां जाके हर बार अटक जा रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादातर आप कहां अटकते हो? वैन हॉफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या वैन हॉफ फैक्टर विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उनके फॉर्मूलाज में अटक रहे हो। भैया फॉर्मूला लिख के 1 हफ्ते के लिए रोज अपने मिरर पे देख लो, जब तक रेडी हो रहे हो तब तक फॉर्मूला देख रहे हो, खत्म, दिमाग में वो बैठ जाएगा। दिस इज हाउ यू लर्न थिंग्स। और है कुछ चीजें लर्निंग के लिए ही बनी है, फॉर्मूलाज लर्न करे बिना नहीं होगा, बट फॉर्मूला लर्न हो गया और उसके वेरिएबल्स पता चल गए तो न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। बोलो, इतना सा चेंज लाना है, लाओ और देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। एंड यू विल एक्चुअली फील लेस स्ट्रेसफुल। जो होता है ना 15 दिन पहले, 5 दिन पहले ऐसे पैनिक मोड में चला जाता बच्चा, अरे सर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव ओवर द पीरियड ऑफ 7 months और 8 months while you are doing your lectures। क्या ये वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड समझ में आया? क्या ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा तो वीक फील्ड की स्ट्रांग फील्ड? स्ट्रांग फील्ड। ये कम तो वीक फील्ड। लेकिन ये कहां से पता चलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही पता चलेगा। 4 में सारे के सारे वीक फील्ड की तरह ही हैं हमारे लिए, वहां स्प्लिटिंग इतना होता ही नहीं है, बिकॉज लिगेंड ही कितने हैं? 4। इजी? स्प्लिटिंग समझ में आया? ये पैराग्राफ समझ में आया? उसके बाद ये स्प्लिटिंग समझना है, बस इतना सा चीज, एंड योर वर्क इज डन इन CFT। लिख डालो ये। तो जैसे हम लोगों ने ये पता किया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के अंदर हमारे जो स्प्लिटिंग है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, तो यहां क्वेश्चन आया कि लिगेंड फील्ड एनर्जी के हिसाब से लिगेंड्स को कैसे बाइफरकेट किया जाए, कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, या कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो उसके लिए एक सीरीज बनाई गई, दैट इज नोन एज लिगेंड स्ट्रेंथ सीरीज, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बनाते हैं। ओके, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पूरी की पूरी बनी तो ये एक रिलेटिव सीरीज है कि एक लिगेंड दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। ओके, तो सबसे पहला जो पैटर्न नोटिस हुआ वो ये था कि कार्बन डोनर एटम्स जो हैं, they are the strongest field ligands compared to nitrogen, compared to oxygen, and the last ones are halogens। Alright, तो this is very very important to understand कि कार्बन डोनर जो है वो सबसे फास्टेस्ट अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, या फिर उसकी लिगेंड फील्ड एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए है क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड देन कम्स हैलोजेंस। ऑलराइट, तो इस तरीके से पहले तो ये सीरीज को शॉर्ट में समझना है। फिर
कार्बन डोनर में कौन कौन से दो हैं? तो दैट इज कार्बोनिल एंड Cn माइनस। परफेक्ट है। तो इस तरीके से फिर ये है En NH3 EDTA4 माइनस एंड NCS माइनस। अब NCS माइनस मतलब थायोसाइनेटो कि आइसोथायोसाइनेटो, है ना? तो दिस इज आइसोथायोसाइनेटो। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ये वाले आपके नाइट्रोजन डोनर्स हो गए, ये वाले आपके कार्बन डोनर्स हो गए, यहां से लेके यहां तक आपके ऑक्सीजन डोनर्स, एंड द लास्ट इज नॉट द लीस्ट बट दैट इज हैलोजेंस। अब ये पूरी सीरीज याद कैसे होगी? तो एक सिंपल ट्रिक है कि इस सीरीज को एक स्ट्रिप पे लिखो और अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे लगा दो। तो उससे क्या होगा? उससे रोज जब आप तैयार होने जा रहे हो तो ये सीरीज को देखोगे और जाने अनजाने में ये सारी सीरीज आपके दिमाग में छप जाएगी। बस इतना ही आपको करना है, एंड उसके बाद जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये लिगेंड्स प्रैक्टिस होते चले जाएंगे। अब 99% केसेस में 99% केसेस में आपका कार्बोनिल और Cn और हैलोजेंस होते हैं। 99%। 2-4% ऐसा है जहां पर बीच के लिगेंड्स यूज होंगे और रिलेटिव कंपैरिजन पूछा जाता है। वहां पर आपको ये वाली जो सीरीज है वो आपको काम में आएगी कि कार्बन डोनर्स हाईएस्ट, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड देन हैलोजेंस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इस चीज को बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन करो। सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ऑब्वियसली द नेचर ऑफ द लिगेंड। कि कार्बन डोनर एटम है तो वो ज्यादा स्प्लिट करेगा बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके आ रहा है, वेरेज जो हैलोजेंस हैं वो कम एनर्जी रिलीज करवाएंगे बिकॉज वो वीक फील्ड लिगेंड है। अच्छा, ये जो हमने रिलेटिव लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बनाया है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही हो सकता है पॉसिबल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज 4 ही लिगेंड है और 4 लिगेंड ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं कि आपका स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो सके। ऑलराइट, तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है CFSC को इज नेचर ऑफ लिगेंड ऑब्वियसली, बट दूसरा फैक्टर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से हमेशा कम होगी, ऑलवेज। और वो कितनी कम होगी तो उसके लिए हमने यहां पर आपको रिलेशन दे दिया दैट डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। ऑलराइट, अब इस पार्ट में से क्वेश्चन कैसा आ जाता है? इस पार्ट में से क्वेश्चन, तो इस पार्ट में से क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त सिंपली इतना बोल देगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग एनर्जी इज 18,000 जूल्स। और बोल दिया व्हाट इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ये 18,000 को इस वैल्यू में डालना है। बस इतना गलती बच्चे से होता है कि वो 9/4 कर देता है। डेल्टा T इज 9/4 ऑफ डेल्टा O। बच्चा हमेशा याद रखो डेल्टा T इज लेस देन डेल्टा O। तो अगर वो लेस है तो ये जो फ्रैक्शन है वो 0 पॉइंट समथिंग ही होना चाहिए तो ही वो लेस आएगा। अगर ये 1 से बड़ा हो गया फ्रैक्शन तो डेल्टा T डेल्टा O से बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये छोटा सा रिलेशन, पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का आपके सामने आया और इसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बताया। फिर देन कम्स द थर्ड फैक्टर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग ऑलरेडी देखो मैंने लगाया हुआ है। हैशटैग जो है वो किस लिए है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसीजन फैक्टर्स जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। अब जो आपकी सीरीज बनाई गई है वो सीरीज +3 के रिस्पेक्ट में बनाई गई है कि जब आपका सेंट्रल मेटल एटम +3 हो। और अगर आप नोट करो तो आपने जब IUPAC का होमवर्क किया तो वो IUPAC के होमवर्क के अंदर आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स +3 स्टेट में ही नजर आते हैं बिकॉज दैट इज द स्वीट स्पॉट जहां पर आपके कॉम्प्लेक्स जो है वो मोस्ट स्टेबल
और अच्छे क्वांटिटी में बन पाते हैं। तो +3 के रिस्पेक्ट में ये रिलेटिव सीरीज बनाई गई। बट व्हाट अबाउट इफ देयर इज अ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल लिगेंड्स एक्सेप्ट कार्बन दे एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। हाँ, ऑब्वियसली एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस CFSE इज गोइंग टू इंक्रीज, कि Fe और Fe, एक में +3 एक में +2, तो ऑब्वियसली +3 वाले का CFSE ज्यादा होगा कंपेयर टू +2, राइट? तो +2 all ligands act as weak field, +3 carbon and nitrogen act as strong field, whereas oxygen and halogen act as weak field ligands. फेयर है? क्या ये बात समझ में आई? डन। फिर बात करते हैं +4। अब +4 वैसे ही बहुत रेयर है, पैलेडियम +4, प्लैटिनम +4। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जिसमें जनरली +4 देखने को मिल सकता है। In that case, all the ligands will act as strong field ligands, my dear friend. दूसरी चीज, जब आप वो होमवर्क सॉल्व कर रहे थे तब आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका एक सेंट्रल मेटल एटम अपनी +3 स्टेट में उस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में दिख रहा है। एग्जैक्टली, कोबाल्ट। परफेक्ट। सो कोबाल्ट +3 का हम एक स्पेशल पॉइंट बना देते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट करेंगे और आपके जो हैलोजेंस हैं वो वीक फील्ड की तरह एक्ट करेंगे। नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल माय डियर फ्रेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पे बना लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव में तो 100% इसके ऊपर आपका एग्जामिनर खेलेगा ही। बट ये पूरा टॉपिक FYI है। FYI मतलब जो लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। हाँ प्लीज ये वाला पार्ट मिस मत करिएगा, ये NCERT में मेंशन्ड है, बट ऑल अदर फैक्टर्स दे आर नॉट मेंशन्ड इन द NCERT डायरेक्टली। इन बिटवीन द लाइन्स यस देयर इज, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस वेरी वेरी लेस, बट आ सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस पार्ट को अच्छे से और बढ़िया से नोट डाउन कर लें। तो जैसे ही आप लोगों ने ये पार्ट नोट किया होगा कि लिगेंड्स, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ और उसके फैक्टर्स जो CFSE को अफेक्ट करते हैं, अब बारी आती है कि भैया ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स, आपके नहीं ऑब्वियसली मेटल एटम के d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होते हैं। ओके, तो आपको वंस अगेन एक बार रिवाइज करवाया जाए कि ऑक्टाहेड्रल जो है उसके अंदर कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो नीचे जाते हैं, तो T2G नीचे जाते हैं और EG ऊपर जाता है। करेक्ट है, परफेक्ट है। तो देखो कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड है तो कम स्प्लिटिंग होगी। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? तो मान लो कि मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया FeCN6 और उसके ऊपर 4-, मैंने ऐसे करके आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो आयरन का +2 स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो +2 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा D6, तो दैट विल मैच ओवर हियर D6, राइट। तो टेबल ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है ताकि अपने इस प्रोसेस को सही ढंग से समझ सकें। ऑलराइट, तो D6 को अब कैसे भरा जाए? तो डू यू रिमेंबर 2 रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स? 2 रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला रूल आपका क्या था? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऑफ-बाउ रूल, यस। और दूसरा रूल, हाँ वेरी गुड, हंड्स रूल। किसी को याद है? ऑफ-बाउ रूल was the rule of, हाँ yes, it was the rule of energy। क्या बोलता था वो? yes, lower energy orbital will be filled first। जब तक वो नहीं भर रहा है तब तक हायर एनर्जी ऑर्बिटल भरेगा नहीं। और हंड्स रूल किसका रूल था? हंड्स रूल वाज पेयरिंग रूल, कि भाई डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में सिंगल ऑक्यूपेशन जब तक नहीं होता है
तब तक आपका पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो देखो, अगर मैं यहां पर जाऊं और अगर मैं बोलूं D1 D2 D3, ठीक है, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो T2G ऑर्बिटल नीचे है ना, तो अगर T2G ऑर्बिटल नीचे है तो मेरे प्यारे दोस्त पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां भरेगा अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल, बिकॉज ये तीनों डीजनरेटेड है। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 और 3, तो आप देखोगे T2G3 EG0, सिमिलरली T2G3 EG0, सिमिलरली यहां पर T2G2 EG0, T2G2 EG0, और यहां पर T2G3 EG0, T2G3 EG0। हाँ बच्चा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, अच्छे से पकड़े हैं आप, मुझे जाग रहे हैं आप लोग सब क्लास में, बहुत बढ़िया। ये T2G1 और EG0 होगा क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि T2G लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली वहां पर भरेंगे। तो दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू D3। कहानी आती है जब D4 वाला, राइट, तो चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहां पर आके खड़ा है, सिमिलरली चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आके खड़ा है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये पेयर करेगा या फिर ये EG वाले ऑर्बिटल में जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल एंड अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट, है ना, मतलब पहले नीचे वाले सारे भर जाएं तभी जाके ऊपर वाला भरेगा। बट माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपका जो ऑफबाउ रूल है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है उसका कारण आपको बताते हैं। तो देखो, कुछ इस तरीके से एक एनालॉजी समझो, एक एनालॉजी समझो कि मान लो मैं हूं पाजी, राइट, आप सोचो अगर मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, कोई फॉरेन कंट्री में मेरे को क्या करना है, सेटल होना है, तो वो कौन सी कंट्री होगी? हाँ, कनाडा, स्टीरियोटाइप, बट हाँ परफेक्टली राइट कि अगर मुझे कहीं पे सेटल होना है तो मैं कहां जाऊंगा? कनाडा जाऊंगा, करेक्ट है ना। तो ये मैं चौथा भाई हूं, ठीक है, मेरे 3 भाई ऑलरेडी वहां पर हैं, मैं चौथा भाई हूं, सो आई विल फिल दोस 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 एंड 3। अब चौथा भाई जब आ रहा है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। देखो कौन से 2 रास्ते हैं, या तो वो इनके साथ पैर होके रहे। अब जब वो इनके साथ पैर होके रहेगा तो उसको कुछ पेयरिंग भाड़ा देना पड़ेगा ना, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चा? पेयरिंग एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो मान लो पेयर होके रहने के लिए मुझे $500 देना पड़ रहा है। कितना? $500। अब आपकी लैंग्वेज में ये 500 जूल मान लो एनर्जी, ऑलराइट। दूसरा तरीका क्या है कि वो भैया आपका ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर ना भर के वो स्प्लिट होके रहे। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी। वो अगर स्प्लिट होके रहेगा तो उसको स्प्लिटिंग एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब मान लो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी खर्च करनी है तो वो 800 जूल है। तो आप बताओ क्या वो पेयर करना पसंद करेगा या स्प्लिट होके रहना पसंद करेगा? ऑब्वियसली ना, पेयर होके रहना, क्योंकि पेयरिंग के वक्त उसकी एनर्जी कम खर्च हो रही है, पैसे कम खर्च हो रहे हैं। बट जैसे वो स्प्लिट होके रहता है तो उसको 800 जूल मतलब ज्यादा एनर्जी लगती है। तो जब जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, राइट, तो आपका स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा? पेयरिंग एनर्जी होगा। सो दिस विल बी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगा बच्चा। अब अगर ये ग्रेटर देन पेयरिंग है तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर होना पसंद करेगा ना, वो स्प्लिट होके क्यों रहना चाहेगा? Whereas the second case कि चौथा बंदा वापस मैं ही हूं, अगेन 2 ही रास्ते हैं, पेयर होके रहूं या फिर मैं स्प्लिट होके रहूं। अब समझना, अगर मैं स्प्लिट होके रहता हूं तो मेरे को 300 जूल्स ही देना पड़ता है, और अगर मैं पेयर होके रहता हूं तो वो तो एनर्जी फिक्स है 500 जूल, है कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड, इन सच अ केस जब आपका वीक फील्ड लिगेंड हो तो वो वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ जो है वो लेस देन पेयरिंग हो जाएगा। मतलब स्प्लिटिंग करने में इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है बट पेयरिंग करने में ज्यादा।
तो अब क्या होगा, अब वो स्प्लिट होके रहेगा। तो यहां पर खेल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट D4 से कि अगर आपका डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग, ध्यान से समझना, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, कि अगर डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग है तो D4 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। आप सोचो, स्प्लिटिंग ज्यादा है, पेयरिंग कम है, तो वो पेयर होके रहना चाहेगा ना। तो यहां पर आ जाएगा T2G4 EG0। बट ऑन दी अदर हैंड, जब आपका डेल्टा O लेस देन पेयरिंग हो, मतलब अब पेयर करने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, तो उस केस में वो स्प्लिट कर जाएगा, T2G3 EG1। इजी, सिंपल। ऐसे ही अब देखो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, अगेन दो रास्ते, या तो पेयर करूं या स्प्लिट हूं, तो क्या करेगा वो, यहां पर वो पेयर कर जाएगा, T2G5 EG0। बट यहां पर T2G4 और EG में 2 हो जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन EG में रह सकते थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर भर दिए। अब सोचो D6 में क्या होगा, दोनों केस में D6 में क्या होगा, सोचो D6 में क्या होगा। हाँ, यहां पर ये रहा, परफेक्ट। अब T2G में एक और जगह बाकी है, राइट, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो T2G में 6 हो जाएंगे और EG में 0 रहेंगे। सिमिलरली यहां पर देखोगे तो T2G4 EG2 ऑलरेडी हो चुका था। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है इन दिस केस, उसको तो झक मार के पेयर ही करना पड़ेगा। अब वो पेयरिंग हाई एनर्जी में थोड़ी करेगा, क्योंकि अगर वो हायर एनर्जी में जाता है तो उसको पेयरिंग प्लस स्प्लिटिंग एनर्जी लेना पड़ता है, वेयरएज इन दिस केस वो लोअर एनर्जी में पेयर करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आएगा T2G5, देखो ये T2G5 हो जाएगा, परफेक्ट है। और ये 4 था, यहां पर कुछ गड़बड़ किया हमने, T2G3, देखो ये गलती हो गई ना अपने से, T2G3 EG2 होना चाहिए, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे ना, ये मैच करना जरूरी है। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन खुद भी चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर आएगा T2G4, अब पेयरिंग हो जाएगा, और EG2। और ये कैसा दिखेगा इन केस ऑफ डेल्टा और लेस देन पेयरिंग, तो यहां पर आ चुके थे हम लोग, देखो T2G3 EG2 तक आ चुके थे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो यहां पर पेयर करेगा, तो देखो T2G4 EG2, करेक्ट है। क्या आप D7 D8 D9 और D10 का सोच सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे भरना है। और नेक्स्ट क्लास में, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये कॉन्फ़िगरेशन को एक बार रिविजिट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से और समझना है, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल D7 अगर मैं अभी लेना चाहूं आप लोगों से, तो क्या आएगा, हाँ T2G7 तो हो नहीं सकता, वेरी गुड, 6 हो जाएगा, क्योंकि सर 6 के 6 भर चुके हैं, तो अब ये EG1 जाएगा, परफेक्ट। और ऐसे यहां पर तो T2G5 और EG2 हो जाएगा, इजी। तो इस तरीके से आपको D8 D9 और D10 भरना है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का पता रहता है। टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं रहता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, क्योंकि 4 ही लिगेंड हैं, तो एनर्जी वैसे ही बहुत कम हो जाती है। सो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड, योर डेल्टा T, दैट इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग। तो फटाफट से ये पार्ट जो है वो नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेरे प्यारे दोस्त, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग किस ज्योमेट्री पे बात करेंगे, टेट्राहेड्रल। कितने लोगों को याद है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी दिखती है, मेटल, 2 लोग प्लेन में, एक प्लेन से बाहर आता हुआ, एक प्लेन के अंदर, याद आ रहा है, ऐसा कुछ होता था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, समथिंग लाइक दिस, यस। सो 4 बॉन्डेड पेयर्स हैं यहां पर, तो मान लो ये लिगेंड 1 2 3 4 है, क्या हर एक के बीच में एंगल, हाँ बहुत बढ़िया, एंगल क्या होता है
109 पॉइंट। अब सोचो सोचो, सेम जो चीज ऑक्टाहेड्रल में की थी ना, वही टेट्राहेड्रल में करना। और मैं नहीं करूंगा, आप ही लिखोगे खुद से, मैं नहीं करूंगा, आप ही लिखोगे। क्या मुझे यहां पर दिख रहा है, मैं वापस जाता हूं यहां पर, क्या मुझे यहां पर ये वाली ज्योमेट्री में दिख रहा है कि लिगेंड्स वर अप्रोचिंग एट 90 डिग्रीज। अब जब दे वर अप्रोचिंग एट 90 डिग्रीज तो दे वर अप्रोचिंग अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बट क्या मुझे यहां पर दिख रहा है दैट लिगेंड्स आर अप्रोचिंग एट 109.5 डिग्रीज? तो आर दे अप्रोचिंग अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस और आर दे अप्रोचिंग अलोंग द प्लेन ऑफ एक्सिस? सो इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, बस स्टार्ट दे रहा हूं आपको। इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ligands approach along the plane of axis। तो सोचो इस बार कौन से ऑर्बिटल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएंगे लिगेंड के? सो देयरफॉर dxy, dyz, dxz come in direct contact with ligand field energy, therefore their energy increases and dx square, y square and dz square energy decreases from the average value, ऑब्वियसली बैरी सेंटर से डिवीजन। बट स्प्लिटिंग, ओए स्प्लिटिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं यहां बनाने जा रहा हूं। देखो जरा, देखो यहां से गया बैरी सेंटर पे ये हुआ। अब बैरी सेंटर से क्या होगा? ऑब्जर्व, बैरी सेंटर से अब ऊपर कौन जाएगा? T2G। तो ऊपर गया आपका T2G और 3 ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए। और यहां से नीचे कौन जाएगा? EG, 2 ऑर्बिटल्स नीचे आए फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। अब देखो नीचे -0.6, वो तो 0.6 ही है, कांस्टेंट है 2 का। और ये लोग ऊपर +0.4, किसका? डेल्टा टी का। किसका मेरे बच्चे? डेल्टा। तो फिलिंग पहले किसका होगा? ईजी का होगा। यस, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका होमवर्क है भैया, कॉन्फ़िगरेशन आपका होमवर्क है। और शॉर्ट नोट #PN। क्या था ये PN? पाजी नोट। क्या कि यहां पर डेल्टा टी हमेशा पेयरिंग से लेसर ही होगा, कभी भी स्प्लिटिंग ज्यादा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा स्प्लिटिंग ज्यादा? 4 लिगेंड है। एक्सीलेंट, 4 लिगेंड है, बोल चुका हूं मैं। तो जब ये 4 लिगेंड है तो इनकी स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा होती ही नहीं है, इतनी एनर्जी ये क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग से ज्यादा हो। नहीं, ऑलवेज स्प्लिटिंग होगा। इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो एक्चुअली यहां पर तो 3rd इलेक्ट्रॉन से स्प्लिटिंग हो जाएगा। देख 1 2, अब 3rd पेयर नहीं करेगा, 3rd ऊपर चला जाएगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं D1 की लिख रहा हूं तो ये आएगा EG1 T2G। जो पहले लिखा जाता है उसका मतलब ये होता है कि वो लोअर एनर्जी पे है। ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? जैसे ऑक्टाहेड्रल में किया है वैसे ही टेट्राहेड्रल में करना है, सेम डिटो कॉपी पेस्ट, बस EG पहले आएगा। तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं, EG पहले T2G बाद में। D1 से लेके कहां तक? D10 तक। D1 से लेके कहां तक? D10 तक। हैं आप मेरे साथ यहां पर? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मजेदार। इस तरीके से आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रेडी हो चुका है। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, कुछ चीजें आप खुद से करो। जब खुद से करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन डेवलप हो गया है।
I can discuss it in the next class with you guys. Before starting the next class, I can discuss कि हाँ क्या ये कॉन्फ़िगरेशन मैं बना के ले आऊंगा, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रही है, चेक कर लो. इफ इट इज मैचिंग टिक आगे बढ़ो, इफ इट इज नॉट तो डाउट ले लेंगे यहां पर. बट ईजी पहले लिखना है और ये चीज प्लीज ध्यान रखना. ओए अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो. मानो मानो जैसा हमने अभी अभी देखा, डेल्टा ओ लेस देन पेयरिंग, तो D5 भरना है मुझे. D5 डेल्टा ओ लेस देन पेयरिंग, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 एंड डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग. अब स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो जाएगा. स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉन, तो क्या T2G में 3 भरेंगे पहले और फिर EG में 2 भरेंगे. अब अगर आप देखो तो T2G में 1 2 3, EG में 1 2, क्या यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेड रह रहे हैं. और अगर ये अनपेड रह रहे हैं तो क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन हो जाएगा. क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. और क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको कलरिंग दिखाएगा. बोलो हाँ कि ना. मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे कैलकुलेट करते हैं. अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2. इजी. कलरिंग, कलरिंग होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसी क्या क्या हरकत करते हैं वो हमें समझना है इधर. एवरीवन, तो यहां पर हम लोग इस डायग्राम को यहां ले आते हैं कि मेरे पास ये था 1 2 3 नीचे था. यहां पर मैंने मान लो कि अभी के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन भरा, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मेरे दोस्त, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आई हुई एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. और ये एनर्जी कहां से आ रही है, लाइट. ये एनर्जी कहां से आ रही है. एंड आई थिंक आप लोगों ने अभी अभी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और लास्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज hc बाय लैम्डा. एनर्जी ऑफ फोटॉन इज hc बाय लैम्डा. इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की. ये भाई साहब फुदक के ऊपर गए, फुदक के ऊपर गए तो ये ऑब्वियसली एक्साइटेड स्टेट में 100% तो रहेंगे नहीं, तो ये फुदक के वापस नीचे भी तो आएंगे. अब जब ये वापस नीचे आ रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे. अरे बोलो. और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज बीइंग रिलीज्ड इन विच रीजन, विजिबल रीजन. इसीलिए आपके कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं. आर यू विद मी. अब देखो आपने ये चीज सब समझ ली, बहुत तगड़ा, बहुत प्यारा, समझ लिया, समझ आ गया. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है आउट ऑफ FeCN6 4 माइनस एंड FeCl6 4 माइनस, विच इज कलर्ड, विच इज कलर्ड. तो पहले चीज उसने चेक की, क्या बच्चे को पता है ये +2 है और ये भी +2 है. क्या ये D6 और ये भी D6 आएगा. क्या ये SFL है, क्या ये WFL. अगर ये SFL है तो T2G6 और EG0 हो जाएगा. और अगर ये WFL है तो T2G4 EG2 हो जाएगा. क्या यहाँ पर 2 अनपेड पढ़ रहे हैं, और अगर वो 2 अनपेड पढ़ रहे हैं तो क्या वो जंपिंग जपाक करेंगे. क्या वो जंपिंग जपाक d ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच में ही हो रहा है. इसीलिए आपको याद होगा डी ब्लॉक जब हमने पढ़ा तो इसको हमने नाम लिखवाया था डी डी ट्रांजिशन. अब आप लोगों के दिमाग में वो एकदम क्लियर हो गया कि अच्छा वो डी डी ट्रांजिशन ये था, क्योंकि अब स्प्लिटिंग समझ में आ गया. और जब स्प्लिटिंग समझ में आ गया तो बस खेल खत्म भैया,
खेल खत्म। फिर कॉन्फ़िगरेशन में तो सिर्फ वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड पहचान में आना चाहिए, और वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड के लिए हमने आपको नोट लिखवा ही दिया है कि कैसे आपको पहचानना है वीक फील्ड और स्ट्रांग। यस और नो? आया मजा? अरे तो कलरिंग is because of presence of unpaired electron which leads to dd transition। अब कहानी में ट्विस्ट देखो। क्वेश्चन पता है क्या पूछा उसने? क्वेश्चन पूछा देयर आर कॉम्प्लेक्सेस FeCN6 4 माइनस, या इसको चलो ऐसे ले लो Fe, हाँ चलो CN6 4 माइनस, फिर उसने ले लिया FeH2O 2 प्लस, और फिर ले लिया FeNH3 6 4 माइनस, नहीं 2 प्लस। क्वेश्चन पता है क्या है? अरेंज these in increasing order of the wavelength absorbed जो ज्यादा कलर कलरिंग तो दिया नहीं। जितना ज्यादा रिलेशन एनर्जी और लैम्बडा के बीच। सो E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा। एक्सीलेंट। तो जितना एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है उसको, उतना वेवलेंथ कम होगा। बोलो हाँ ना? अब ज्यादा एनर्जी कब एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड में कि वीक फील्ड में? सो जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड, उतना उसका लैम्बडा एब्जॉर्ब्ड कम होगा, बट उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा। बोलो हाँ ना? क्वेश्चन में अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी ई, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और सबसे छोटा लैम्बडा होगा। तो मेरे बच्चे FeCN6 4 माइनस लैम्बडा सबसे छोटा, फिर FeNH3 6 2 प्लस, और फिर FeH2O 2 प्लस। आप देख रहे हो एक क्वेश्चन एक मार्क का, और भाई साहब ने कहां कहां जाके आपको चेक कर दिया कि क्या बच्चे को कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है, क्या उसको पता है कि फिजिक्स तो नहीं है, केमिस्ट्री भी आता है कि नहीं, E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा दोनों में है, और क्या उसको पता है E और लैम्बडा के बीच में क्या रिलेशन है, और क्या उसको पता है कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो नेचर ऑफ लिगेंड भी चेक कर लिया सीरीज से। क्या उसको पता है कि नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्गर मतलब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और वीक मतलब कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। बोलो हाँ कि ना? और जितना कम एनर्जी उतना लैम्बडा ज्यादा बड़ा होगा उस लाइट का। कहानी खत्म। दिस इज योर JEE नीट बिट्स VIT गुड सेट। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, MHCET, कर्नाटका का CET, कुछ भी दे रहे हो, दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, these questions can be asked। बोर्ड में आने के चांसेस अराउंड 5% जैसा, अराउंड 5% जैसा, बट कॉम्पिटिटिव में वेरी हाई। आपको दिख रहा है ना कितने लेवल पे चेकिंग हो रहा है ये? दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो माई डियर फ्रेंड, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में नहीं करवाऊंगा। मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको करना है। ये जो पार्ट है, दिस इज गोइंग टू गो अंडर द हेडिंग कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ CFT। ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ CFT में पहला चीज हमें पता चला कि भैया कंपाउंड हाई स्पिन है कि लो स्पिन है,
दूसरा चीज हमको पता चला कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तीसरा चीज हमें पता चला कि कंपाउंड कलर्ड है कि नहीं है। कलरिंग के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, विच लीड्स टू व्हाट, डी ट्रांजिशन। और वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी का फॉर्मूला जैसे डायग्राम बनाया वैसे लिख सकते हो। इट विल बिकम अ गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड देन यू राइट डाउन दिस छोटू सा क्वेश्चन जहां एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड की जगह लैम्बडा एब्जॉर्ब्ड पूछ लिया उसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वो बोलता है अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड absorbed violet radiation. Absorbed what, my dear friend? What is the color of the compound? बच्चा बोलते सर ऐसे 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 कितने कलर्स, ऐसे कितने कलर्स हम याद रखेंगे और कितने कॉम्प्लेक्सेस के लिए याद रखेंगे? नहीं, देखो इतना 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 सारा याद करने का होता तो भैया फिर बच्चा एग्जाम थोड़ी देता। फिर बच्चा बोलता एग्जामिनर तू देख ले, जो तेरी इच्छा पूछ ले। तो यहां पर है ना, ये कहां से पूछा गया है ये मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री व्हील, कलर व्हील बोलते हैं इसको। ऑब्जर्व, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील में हाउ टू डिवाइड दिस सर्कल इज लाइक that, okay, you need to divide like that. अब इसमें do you know विबग्योर करके एक चीज होती है, हाँ, उसमें इंडिगो को हटा दो। इंडिगो का जो लैम्बडा होता है ना, वो वॉयलेट और ब्लू के बहुत करीब होता है, तो इसीलिए इंडिगो एज अ स्पेसिफिक कलर नहीं दिखता है, वो हम वॉयलेट या ब्लू में डाल देते हैं। तो अब अपने को ये भरना है VBGYOR के साथ, ठीक है? आप स्टॉप बोलिएगा, वहां पर से हम भरना चालू करेंगे, ठीक है? बोलिए। आप देखो, मैं खेल रहा हूं, आप खेले जा रहे हो। अरे भाई कहीं से भी करो सेम ही आएगा। तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब सुनो, कौन सा एब्जॉर्ब किया उसने, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दिखेगा, दैट इज येलो। सो इफ इट इज एब्जॉर्बिंग वॉयलेट कलर, इट इज गोइंग टू लुक लाइक येलो। इफ इट इज एब्जॉर्बिंग रेड कलर, ग्रीन है ऑपोजिट यार, ब्लू। ऑपोजिट नहीं देखना आ रहा, तो रेड का ऑपोजिट कौन? अब बना दूं एरो कि पता चल रहा है? तो रेड का ऑपोजिट ग्रीन। तो अगर ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो क्या दिखेगा? रेड एब्जॉर्ब किया तो क्या दिखेगा? ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो क्या दिखेगा? ब्लू। ब्लू एब्जॉर्ब किया तो? यहां तक सब सही था। भाई साहब ने एक नया ट्रेंड निकाला, हाँ, रेडिश ऑरेंज इज एब्जॉर्ब। तो कुछ नहीं, रेड का ऑपोजिट ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू। क्योंकि रेड का ऑपोजिट कौन है? रेड का ऑपोजिट कौन है? ग्रीन, तो ग्रीनिश ब्लू। इजी। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एब्जॉर्ब वॉयलेट रेडिएशन, सो द कलर of the complex is the complementary color of the light it absorbs. That's very very important. और उसके बाजू में ऐसा एक कलर व्हील बना लीजिएगा, that will be my dear friend all with your CFT, crystal field theory, coordination number 6, coordination number 4. 6 को हमने डिटेल में समझा, 4 को मैं आप पे छोड़ रहा हूं। एक बार कॉन्फ़िगरेशंस को रीडू करिए, जैसे ही आप रीडू करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां अटक रहे हो इस पूरे प्रोसेस में। बस वो प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में डाउट की तरह ले लीजिएगा, and this will be all with CFT. I would request you guys
to please note down this applications of CFT. High spin, paramagnetic, color. कलरिंग के अंदर ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए, राइट? एंड देन द क्वेश्चंस.